बिहार में वोटिंग कब होगी, कितने फेज में होगी? विधानसभा चुनाव पर आया बड़ा अपडेट। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के मुताबिक बिहार में नई विधानसभा चुनने के लिए नवंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में मतदान संभव है। दुर्गा पूजा के बाद अक्टूबर के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते के शुरुआती दिनों में निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा के चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। 22 नवंबर से पहले हो जाएगा नई विधानसभा का गठन। चुनाव आयोग दिवाली और छठ पूजा के बाद बिहार में मतदान की तारीख जारी करेगा। मतदान के लिए कार्तिक पूर्णिमा पर्व का भी ध्यान रखा जाएगा। सूत्रों के अनुसार 2 या फिर 3 चरणों में मतदान कराए जाने की संभावना है। 22 नवंबर से पहले नई विधानसभा का गठन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी, लिहाजा 5 से 15 नवंबर के बीच मतदान संभव है। मतगणना और नतीजे 20 नवंबर से पहले ही आ जाएंगे। वैसे भी सामान्य परिपाटी के अनुसार SIR के बाद बिहार में मतदाता सूची के फाइनल प्रकाशन के बाद ही निर्वाचन आयोग बिहार में चुनाव की घोषणा करेगा। आयोग की टीम इसी महीने राज्य का दौरा कर चुनावी तैयारियों का जायजा लेगी। इस बार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ है तो आयोग के साथ बैठक में राजनीतिक पार्टियां ये मुद्दा भी उठा सकती है। 90,000 से अधिक बूथ। इस बार राज्य में हर बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता होने के नए नियम का पहली बार पालन हो रहा है, लिहाजा बूथों की संख्या भी करीब 77,000 से बढ़कर 90,000 से अधिक हो जाएगी। यानी करीब 13,000 नए बूथों के लिए सभी इंतजाम नए सिरे से करने होंगे। ये गालियां मेरी माँ का नहीं, हर माँ का अपमान। छठी मैया से माफी मांगे कांग्रेस RJD। PM मोदी ने साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली बिहार राज्य जीविका साख सहकारी संघ लिमिटेड की शुरुआत की और 105 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। उन्होंने कहा कि इससे जीविका से जुड़ी बहनों को आसानी से वित्तीय मदद मिलेगी। कार्यक्रम में PM मोदी ने RJD कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी मां को दी गई गालियां बिहार की हर मां बहन बेटी का अपमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस RJD के मन से दी गई कथित भद्दा बयानबाजी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हाल ही में बिहार में RJD कांग्रेस के मंच से उनकी मां को गालियां दी गई। PM मोदी ने कहा, मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिनों पहले जो हुआ उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मेरी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उन्हें गालियां दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मां को गाली नहीं सहेंगे, इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, RJD का अत्याचार नहीं सहेंगे, कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, मां का अपमान नहीं सहेंगे। गली गली से ये आवाज उठनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि यह अपमान सिर्फ उनकी मां का नहीं बल्कि देश की हर मां बहन और बेटी का अपमान है। PM मोदी ने वर्चुअल संबोधन में कहा, मुझे पता है कि बिहार की हर मां को यह देख सुनकर बहुत बुरा लगा है। जितनी पीड़ा मेरे दिल में है उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि आप सबको भी बिहार की हर मां को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूँ कि इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। गाली देने वाली सोच महिलाओं को कमजोर समझती है। PM मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि जिस मां का अब शरीर भी नहीं है उन्हें RJD और कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह केवल व्यक्तिगत अपमान नहीं बल्कि सामाजिक अपमान है जिसे बिहार की जनता ने भी महसूस किया है। PM मोदी ने कहा, मां को गाली देने वाली सोच, बहन को गाली देने वाली सोच महिलाओं को कमजोर समझती है। ये मानसिकता महिलाओं को शोषण और अत्याचार की वस्तु मानती है। इसलिए जब जब महिला विरोधी मानसिकता को सत्ता मिली है, सबसे ज्यादा तकलीफ है माताओं बहनों बेटियों को ही झेलनी पड़ी है। माई के स्थान देवता पितर से भी ऊपर होला, बोले PM। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, एक गरीब माँ ऐसे ही तब कर अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देती है, ऊंचे संस्कार देती है। इसलिए माँ का स्थान देवी देवताओं से भी ऊपर माना जाता है। बिहार के ही संस्कार है और हर बिहारी के मुंह से तो ये बात यूं ही निकलती है, माई के स्थान देवता पितर से भी ऊपर होला। उन्होंने कहा, उस माँ के ही आशीर्वाद से मैं चल पड़ा था, इसलिए मुझे आज इस बात की पीड़ा है कि जिस माँ ने मुझे देश सेवा का आशीर्वाद देकर भेजा, खुद से अलग करके मुझे जाने की इजाजत दी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक नई पहल दी और साथ ही विपक्ष पर हमला करते हुए
कहा कि उनकी मां का अपमान पूरे देश की माताओं का अपमान है। पीएम मोदी ने राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को बिहार की महिलाओं के लिए एक नई सुविधा की शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया और संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि इस सुविधा से बिहार के हर गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को आसानी से पैसे मिल पाएंगे। उन्हें वित्तीय मदद मिलेगी जिससे उनके काम और कारोबार को आगे बढ़ाने में काफी सहायता होगी। नदी में कॉलोनियां या कॉलोनी में नदी, दिल्ली में यमुना की बाढ़ की जिम्मेदारी किसकी? कैसे थमेगी हर साल की तबाही? दिल्ली में यमुना नदी की बाढ़ एक पुरानी समस्या है जो हर मानसून में तबाही मचा देती है। 2025 में भी सितंबर के पहले हफ्ते में भारी बारिश और हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने से यमुना का जल स्तर खतरे के पार चला गया। पुरानी दिल्ली रेलवे ब्रिज पर 2 सितंबर को 205.33 मीटर जो कि खतरे का स्तर पार कर 206.36 मीटर पहुंच गया। 3 सितंबर तक 207.48 मीटर तक उठा। इससे 10,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। मयूर विहार, यमुना बाजार, मजनू का टीला जैसे इलाके डूब गए। ट्रैफिक जाम लग गया। दिल्ली में यमुना बाढ़ का इतिहास, हर साल की तबाही। दिल्ली यमुना के किनारे बसी है लेकिन बाढ़ हर साल आती है। पुराने रिकॉर्ड्स के अनुसार 1956 से पहले यमुना हर साल ट्रांस यमुना इलाकों को डुबो देती थी। 1978 में सबसे भयानक बाढ़ आई जब जल स्तर 207.49 मीटर पहुंचा और अलीपुर ब्लॉक, मॉडल टाउन जैसे इलाके डूब गए। 18 मौतें, 10 करोड़ का नुकसान। उसके बाद 1988, 1995, 1998 में हाई फ्लड्स आए लेकिन एम्बैंकमेंट यानी बांध बनने के बाद भी समस्या बनी रही। पिछले 10 साल 2015 से 2025 में यमुना बाढ़ से दिल्ली 4 से 5 बार गंभीर रूप से प्रभावित हुई। 2013 में जल स्तर 207.32 मीटर, मध्यम बाढ़, कई इलाके डूबे। 2023 में सबसे भयानक 208.66 मीटर, 45 साल का रिकॉर्ड। 25,000 लोग बेघर, 41,000 प्रभावित। सुप्रीम कोर्ट तक पानी पहुंचा। 2025 में सितंबर में दूसरी बार खतरे का स्तर पार, 207.48 मीटर, 10,000 से अधिक लोग बेघर। मयूर विहार, यमुना बाजार डूबे। अन्य घटनाएं 2010 में 207.11 मीटर, 2019 में 204.70 मीटर चेतावनी का स्तर था। 2024 में कोई बड़ी बाढ़ नहीं लेकिन 2025 में 2 बार खतरा। कुल मिलाकर 2015 से 2025 में 4 से 5 बार खतरे का स्तर पार हुआ लेकिन हर साल मध्यम बाढ़ आती है। बाढ़ के मुख्य कारण नदी में कॉलोनियां या कॉलोनी में नदी। यमुना बाढ़ प्राकृतिक लगती है लेकिन ज्यादातर मानव निर्मित है। आईएमडी और विशेषज्ञों के अनुसार अतिक्रमण और फ्लड प्लेन का नुकसान। यमुना का फ्लड प्लेन 9,700 हेक्टेयर कॉलोनियों, सड़कों, ब्रिजों से भर गया। 1956 से पहले ऐसा कम होता था लेकिन अब एम्बैंकमेंट ने जगह कम कर दी। 2023 में फ्लड प्लेन एनक्रोचमेंट मुख्य वजह था। नदी का पानी सोखने की क्षमता खत्म हो गई। मलबा डालने से बेड ऊंचा हो गया। सिल्टेशन और बैराज मैनेजमेंट, यमुना में गाद जमा हो गई, नदी उथली हो गई। हथिनी कुंड बैराज जो कि हरियाणा में है से अचानक पानी छोड़ना 2025 में 3 लाख क्यूसेक दिल्ली को डुबो देता है। आईटीओ बैराज के गेट जाम हो जाते हैं। ड्रेनेज सिस्टम की नाकामी, दिल्ली के 18 मेजर ड्रेन, नजफगढ़, शाहदरा में सीवेज और कचरा जमा। बाढ़ में बैकफ्लो होता है। मानसून में नदी का पानी ड्रेन में घुस जाता है। क्लाइमेट चेंज, हिमालय में ज्यादा बारिश। 2025 में 26.7% अतिरिक्त, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि मानव गतिविधियां मुख्य वजह है। जिम्मेदारी किसकी? सरकार, अथॉरिटी और लोग। बाढ़ की जिम्मेदारी बहुस्तरीय है। हरियाणा सरकार, हथनी कुंड से पानी छोड़ना मुख्य ट्रिगर है। 2025 में 3.29 लाख क्यूसेक छोड़े बिना पर्याप्त चेतावनी। दिल्ली सरकार और डीडीए अतिक्रमण रोकने में नाकाम। 2023 के बाद भी फ्लड प्लेन का निर्माण, रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, ड्रेन क्लीनिंग और डिसिल्टिंग नहीं। सीएम रेखा गुप्ता ने 2025 में कहा कि तैयारी पूरी है लेकिन राहत कैंपों में कमी। केंद्र सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, सीडब्ल्यूसी, बैराज ऑपरेशन से समन्वय की कमी। डेटा गलत। 2023 रिपोर्ट में सिल्टेशन और एनक्रोचमेंट का जिक्र लेकिन कार्रवाई नहीं। लोग और बिल्डर्स, फ्लड प्लेन पर अवैध कॉलोनियां बनाना। कैसे थमेगी तबाही? समाधान और सुझाव। बाढ़ रोकने के लिए लंबे समय के उपाय जरूरी। फ्लड प्लेन बहाल करे, एनक्रोचमेंट हटाए, नदी को जगह दे, एनजीटी और कोर्ट के आदेशों का पालन, डिसिल्टिंग और ड्रेनेज सुधार, यमुना और ड्रेन साफ करे,
ITO बैराज के गेट ठीक रखे। बैराज मैनेजमेंट हरियाणा, दिल्ली, यूपी में समन्वय, चेतावनी सिस्टम मजबूत, CWC का फोरकास्ट सुधारे, क्लाइमेट रेजिलिएंट प्लानिंग, हरित क्षेत्र बढ़ाए, जलवायु परिवर्तन पर फोकस, IMD की चेतावनी पर तुरंत अमल, राहत व्यवस्था, NDRF कैंप मजबूत। 2025 में 38 कैंप लगे, लेकिन सुधार जरूरी। समय आ गया बदलाव का। दिल्ली की बाढ़ नदी में कॉलोनियों की समस्या है, न कि नदी की गलती। जिम्मेदारी हरियाणा, दिल्ली और केंद्र की है। पिछले 10 सालों में 4-5 बार तबाही से सबक ले। सस्टेनेबल प्लानिंग से हर साल की बर्बादी रुक सकती है। सरकारें एकजुट हो, वरना यमुना फिर कहर बरसाएगी।